नमस्कार, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। क्या विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर इतिहास की चुनिंदा घटनाओं पर फिल्म बनाकर वर्तमान को जहरीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं, बेशर्मी से झूठ को आधार बनाकर ऐसी फिल्में बनाने के पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद भी है? लेकिन क्या जनता इस साजिश को समझने लगी है? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स के बुरी तरह पिटने का क्या मतलब है? सिर्फ बंगाल फाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रोपेगेंडा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिछले दिनों बुरी तरह पिटी हैं। तो क्यों? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर उस फिल्म से जिसका पिटना इस समय जेरे बहस है, यानी बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स, यह है विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के डायरेक्टर। बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसका बुरा हाल हुआ। इस फिल्म के निर्माण का बजट 35 से 40 करोड़ था, लेकिन पहले 10 दिन में देश विदेश को मिलाकर जो अब तक की सूचना है वो करीब 14.15 करोड़, यानी इतना ही वसूल पाई, लगभग 1/3 अपनी लागत का। द कश्मीर फाइल्स बनाकर कई 100 करोड़ की कमाई कर चुके विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म से भी वैसी ही उम्मीदें थी, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। जबकि इस फिल्म को सफल बनाने के लिए वे सारे हथकंडे और विवाद पैदा किए गए जो आजकल चलन बन गए हैं। क्या? ये देखिए, बंगाल फाइल्स को बंगाल में रिलीज करो, ये प्रदर्शन है। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया था कुछ समय पहले कि बंगाल फाइल्स रिलीज की जाए, लेकिन क्या बंगाल फाइल्स पे कोई रोक थी? कम से कम सरकार की ओर से कोई रोक नहीं थी। इस फिल्म को सिनेमा हॉल के लोगों ने या सिनेमा चलाने वालों ने रिलीज नहीं की, तो कुछ वजह थी। ये फिल्म दरअसल 16 अगस्त 1946 को बंगाल में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन आह्वान के तहत हिंदुओं के मारे जाने पर है। वैसे उन 3-4 दिनों में मुसलमान भी बड़े पैमाने पर मारे गए थे, लेकिन विवेक के पास सत्य को संपूर्णता में देखने का विवेक बिल्कुल नहीं है। विवेक अग्निहोत्री टीवी चैनलों में घूम घूम कर कहते रहे कि हिंदुओं पर जुल्म दिखाने वाली इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन किया गया। जैसा हमने बताया कि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बैन नहीं था, लेकिन सांप्रदायिक बवाल के अंदेशे को देखते हुए सिनेमा मालिकों ने फिल्म को ना दिखाना ही बेहतर समझा। विवेक अग्निहोत्री की पत्नी और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा। यानी वो सब कुछ किया गया जिससे फिल्म विवादित हो और प्रचारित हो, पूरे देश में एक संदेश जाए। लेकिन बंगाल तो छोड़िए, बाकी देश में भी इस फिल्म ने पानी नहीं मांगा। चलिए, बंगाल में सिनेमा हॉल के लोगों ने या मालिकों ने रिलीज नहीं किया, और ये भी मान लीजिए कि सरकार के दबाव में नहीं किया, लेकिन बाकी देश में ज्यादातर जगह तो बीजेपी की ही सरकारें हैं। रिलीज हुई फिल्म पर लोगों ने नहीं देखा। आखिर क्या वजह हो सकती है? जिस दौर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वोट बटोरने का सफल धंधा बन गया हो, वहां इसी फॉर्मूले से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों कम हो रहा है? क्या लोगों की आंखें खुल रही हैं? द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने इस फिल्म के बारे में जो लिखा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। द हिंदू के बारे में लिखा, विवेक अग्निहोत्री ने सांप्रदायिक जहर का बूस्टर डोज दिया है। यानी इंजेक्शन तो वो पहले ही लगा चुके हैं, और उनकी तमाम जो फाइल्स सीरीज की फिल्में हैं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और फिर बंगाल फाइल्स, तो द हिंदू लिखता है कि ये एक और डोज है। इंजेक्शन पहले लग चुका था, ये बूस्टर डोज है। विवेक अग्निहोत्री बूस्टर डोज लगा रहे हैं और सांप्रदायिक जहर का बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इन सारी फिल्मों का एक ही उद्देश्य है, चाहे ये जो फाइल सीरीज की फिल्में हैं, एक ही उद्देश्य, लोगों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना। खुलकर कहें तो हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भरना, और खास तौर पर कांग्रेस को निशाना बनाना। नेहरू और गांधी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को नीचा दिखाना।
बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से जो दुष्प्रचार करते रहे हैं और जिन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक नया उफान मिला है, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में उसी का सिनेमाई अनुवाद है, जहां तथ्यों या संदर्भों को महत्व नहीं दिया जाता। अर्ध सत्य यह सरासर झूठ पर आधारित कथानक को इतिहास बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। आइए जरा द बंगाल फाइल्स पर विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल ज्यादा बहस तो इसी पर हो रही। द बंगाल फाइल्स 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल के नोआखाली दंगों पर आधारित फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर गांधी जी बने हैं। कहाँ से लगते हैं आप बताइए। और पल्लवी जोशी जो विवेक अग्निहोत्री की पत्नी है, ये इन सारे लोगों ने काम किया है। बड़े बड़े अभिनेता सितारे हैं इस फिल्म में। और ये भी सही है कि नोआखाली में हिंदुओं को मारा गया था, लेकिन उसी समय कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है, कलकत्ता में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम मारे गए थे। और इस सबको अंग्रेज सरकार ने, उस दौर की जो सरकार थी, उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भारत का विभाजन कराना चाहती थी और मुस्लिम लीग उसके हाथों में खेल रही थी। कोई भी बड़ा फिल्मकार इस तस्वीर में छिपी हुई जो जटिलता है उसको अपनी फिल्म का आधार बनाता, लेकिन विवेक के लिए तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई है और उसमें भी हिंदुओं का मारा जाना ही उनके लिए महत्व रखता है। इतिहास में जो गुंडे और हत्यारे बतौर दर्ज हैं, उनका फिल्म में महिमा मंडन किया गया है, क्योंकि वे हिंदू हैं। महात्मा गांधी को जिस शर्मनाक तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, उनके मुंह से ऐसी बातें कहलाई गई हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में है, वो वाकई शर्मनाक है। विवेक अग्निहोत्री वैसे एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी उनके लिए तथ्यों का कोई महत्व नहीं है। कोई और समय होता तो राष्ट्रपिता के अपमान के लिए विवेक अग्निहोत्री पर मुकदमा चलता, लेकिन सरकार बीजेपी की है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यह फिल्म बनाई ही इसलिए गई थी कि इसका फायदा आने वाले बंगाल इलेक्शंस में बीजेपी को मिल सके, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। ये इतिहास का एक दुखद अध्याय है जिसका राजनीति और धंधे के लिए शर्मनाक इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या भारत का विभाजन इतना सीधा मामला था? ये तस्वीरें आज हमारे इतिहास में हमें एक सबक की तरह दर्ज हैं। एक दुखद प्रसंग है भारत का विभाजन, जिसमें 10 से 12 लाख लोग मारे गए और 1.5 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंदू, सिख, मुसलमान सभी इसका शिकार बने। कहीं हिंदू मारे गए तो कहीं मुसलमान तो कहीं सिख। सबके साथ ऐसे अत्याचार हुए जिनके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर सभी समुदाय अपनी अपनी फाइल्स बनाने लगे, अपने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानियां फिल्मी पर्दों पर दिखाने लगे और उस पूरी तस्वीर को गायब कर दें जिसके कारण वो घटना हुई, या उनके समुदाय ने भी दूसरे समुदाय पर कहीं अत्याचार किया, इसको ना बताएं, तो फिर इस देश का क्या बनेगा, क्या मंजर होगा, अंदाजा लगाइए। उस समय जो भी हुआ वो अंग्रेजी प्रशासनिक और सैन्य मशीनरी के साए तले हुआ। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मोहरा बनाकर उन तमाम राष्ट्रीय नेताओं को शिकस्त दी जो पूरे उपमहाद्वीप को एक रखना चाहते थे, जो चाहते थे कि सदियों से लोग जो मिलजुल कर रहते आए हैं वही आगे भी चले। लेकिन हालात ऐसे बने कि कोई दूसरा चारा नहीं रहा। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर पूरे घर में आग लगने का अंदेशा हो तो बुजुर्ग लोग उस छप्पर को दूर फिकवा दिया करते थे जिसमें आग पकड़ लेती थी। और सरदार पटेल ने तो इस मसले पे एक साफ बात कही है। क्या कहा उन्होंने कहा था, सरदार पटेल जिनको हम मानते हैं कि भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को एकजुट किया, भारत में विलय के लिए मजबूर किया, एकीकृत भारत का निर्माण किया, वो क्या कहते हैं, अगर भारत का एक विभाजन मंजूर न करते तो देश सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि विभाजन कोई गलती थी। आज विभाजन के लिए तमाम नेताओं को कोसने का एक चलन है, लेकिन सरदार पटेल साफ कहते हैं कि वे कभी नहीं मानेंगे कि विभाजन कोई गलती थी। हालात के हिसाब से उस समय जो हो सकता था बेहतर से बेहतर
वो किया गया। और आज जो भारत के पास नक्शा है, इतिहास में ऐसा नक्शा कभी नहीं था, कभी नहीं था। इस बात को कभी आप देखिएगा इतिहास की किताबें पलटकर। जिन महात्मा गांधी को विवेक अग्निहोत्री जैसे अविवेकी रात दिन झूठ बोलकर कोसते हैं, वे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए दिल्ली में नहीं, उसी नोआखाली में थे जहां हिंदुओं को मारा गया था। गांधी जी 7 नवंबर 1946 से नोआखाली में थे। 47 गांवों में पैदल घूमे, हिंदुओं को भरोसा दिया, मुस्लिमों से भी शांति की अपील की। बिहार में भी उनकी अपील का असर हुआ, हिंसा घटी। बंगाल में हिंसा रुकी, बिहार में हिंसा रुकी। बड़े पैमाने पर जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, उस बिहार में भी उस अपील का बड़ा असर हुआ। महात्मा गांधी की वजह से बंगाल की सीमा पर वैसा मंजर नहीं था जैसा कि अभी हमने कुछ तस्वीरों में बंगाल की सीमा पर, पंजाब की सीमा पर देखा। और गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उसको दर्ज किया है। माउंटबेटन ने क्या कहा? माउंटबेटन जो आखिरी वॉइसराय कह लीजिए, गवर्नर जनरल कह लीजिए, उन्होंने कहा जहां कहीं गांधी गए दंगे रुक गए। उन्होंने चमत्कार किया। एक व्यक्ति का साहस और दृढ़ संकल्प उसे रोक सका जो हजारों सैनिक नहीं रोक पाए। यानी गांधी का जो पूरा तेज था, जो उनका विचार था, जो उनका संकल्प था, उसने तमाम दंगाइयों को हाथ से हथियार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसे गांधी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में एक लाचार और हास्यास्पद चरित्र है, बेहद कमजोर दिखाया है। जिस गांधी को पूरी दुनिया एक रोल मॉडल मानती है, सैकड़ों देशों में गांधी की प्रतिमा लगी है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि एक आम इंसान सत्य और अहिंसा के बल पे चलते हुए कितना मजबूत हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। उस गांधी को इतने कमजोर इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। विभत्स तरीके से, जो शायद विवेक अग्निहोत्री के अपने दिमाग में भरा हुआ है। अनुपम खेर ने भी वैसे ही इस चरित्र को निभाया है, जो शायद उनकी भी वैचारिकी की अभिव्यक्ति है। एक जगह हिंदू महिलाओं के बलात्कार का प्रसंग है। पूछा गया गांधी जी से कि कैसे बचें, तो गांधी जी के मुंह से कहलाया गया है कि बाल भी छू जाए तो जीभ काट लो या सांस रोक लो, यही सच्ची हिम्मत है। और विवेक अग्निहोत्री ने खुद 30 जुलाई को 2025 को एक ट्वीट किया जिसमें कहा, डिड यू नो when Hindu women are being abducted and raped in Noakhali, Gandhi's advice was learn how to die। यानी जब नोआखाली में हिंदू महिलाओं का अपहरण किया जा रहा था, उनका बलात्कार किया जा रहा था, तो गांधी की सलाह थी मरना सीखो, लर्न टू डाई, नो जस्टिस नो रेजिस्टेंस, जस्ट साइलेंस एंड सैक्रिफाइस। कोई प्रतिवाद नहीं, कोई न्याय नहीं, बस चुप रहो और बलिदान कर दो। और फिर लिखते हैं द बंगाल फाइल्स रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 5 सितंबर। इस कथानक, इस ट्वीट का इस्तेमाल बंगाल फाइल्स के प्रचार के लिए कि आ रही है 5 सितंबर को, ये देखिएगा हम ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ, ये सच नहीं है। इस तरह का झूठ व्हाट्सएप पे खूब प्रचारित किया जाता है। विवेक अग्निहोत्री से इतनी तो अपेक्षा थी कि इसको पहले वो सच्चाई उसकी जान लेते। अनुपम खेर की जबान कट नहीं गई ये बोलते हुए, जब ये डायलॉग उनके सामने आया होगा। क्या थी सच्चाई, आप जानना चाहेंगे? ये देखिए, बॉम्बे समाचार ने इसका फैक्ट चेक किया है। इस ट्वीट के बाद, डिड महात्मा गांधी टेल हिंदू वुमेन टू कमिट सुसाइड टू अवॉइड रेप एज डिपिक्टेड इन विवेक अग्निहोत्रीज द बंगाल फाइल्स। यानी बंगाल फाइल में जिस तरह से गांधी जी से कहलाया गया है कि सुसाइड कर लो हिंदू वुमेन, महिला को कहा गया है, क्या वो सच है? और फिर पता चलता है कि ये तो पूरा झूठ है। सच्चाई है कि गांधी ने महिलाओं को एक्टिव रेजिस्टेंस यानी सक्रिय रूप से प्रतिवाद करने, प्रतिकार करने की सलाह दी थी। और इस संदर्भ में मृत्यु का सामना मुस्कुराते हुए कहा था। उन्होंने नॉन वायलेंस के सिद्धांत से आत्मरक्षा में मृत्यु को बेहतर बताया था। फिर महात्मा गांधी ने साफ कहा,
बाद में स्पष्ट भी किया 24 अक्टूबर 1946 को। उन्होंने क्या कहा? When a woman is assaulted, she may not stoop to think in terms of हिंसा और अहिंसा। जब किसी महिला पर अत्याचार हो तो हिंसा और अहिंसा का प्रश्न बेमानी हो जाता है। उसकी पहली ड्यूटी, हर फर्स्ट ड्यूटी इज सेल्फ प्रोटेक्शन। उसका पहला दायित्व है आत्मरक्षा। शी इज एट लिबर्टी टू यूज एवरी मेथड टू डिफेंड हर ऑनर। उसको पूरा अधिकार है कि वो हर वो तरीका इस्तेमाल करे जिससे उसका सम्मान बचे। गॉड हैज गिवन हर नेल्स एंड टीथ। भगवान ने उसे दांत और नाखून दिए हैं। शी मस्ट यूज देम विद ऑल हर स्ट्रेंथ एंड इफ नीडेड बी डाई इन द एफर्ट। उन्हें इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए पूरी ताकत से, और ज़रूरत पड़े तो मर भी जाना चाहिए। यानी गांधी जी बता रहे हैं कि महिलाओं को अपने सम्मान की रक्षा में सक्रियता से लड़ते हुए पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे वो मर जाए। और ये आदमी बताता है कि गांधी जी ने कहा कि चुपचाप अहिंसक तरीके से एक तरह से सहयोग करिए कोई आपका अगर बलात्कार करता है। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के प्रति किस तरह से झूठ फैलाया जाता है। और ये व्हाट्सएप नहीं है, ये 40 करोड़ में बनी फिल्म है। मैंने जैसा कहा कि अनुपम खेर जैसे बड़े अभिनेता, उनकी ज़बान कटन्यू क्यों नहीं गई इस तरह की बात कहते हुए? क्या उनके दिमाग में कभी आया नहीं होगा कि वो जो कह रहे हैं, क्या गांधी जी ऐसा कह सकते हैं? ये सरासर झूठ है। वैसे ये एक अच्छी बात है कि बंगाल फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर पिटाई हो गई। लगता है कि जनता अब इस बात को समझ रही है। पिछले दिनों कई प्रोपेगेंडा फिल्मों के साथ ऐसा ही हुआ। प्रोपेगेंडा मतलब एक सिर्फ तथ्य हो ना हो, आप बस कुछ चीज़ें उड़ाते जाइए, कहते जाइए, तथ्यों को ट्विस्ट कीजिए एक खास विचारधारा के प्रचार के लिए। जरा इन फिल्मों का हाल देखिए। पिछले दिनों द वैक्सीन वॉर, बजट 25 करोड़, फ्लॉप। उदयपुर फाइल्स, ये भी करीब 20 करोड़, फ्लॉप। साबरमती रिपोर्ट्स 30 करोड़, फ्लॉप। स्वातंत्र वीर सावरकर 40 करोड़, फ्लॉप। बस्तर द नक्सल स्टोरी 20 करोड़, फ्लॉप। पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में बनी 20 करोड़ से, फ्लॉप। और ये जो एक गोधरा एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी 2023 में 15 करोड़ से बनी, ये भी फ्लॉप। ये सारी फिल्में वो हैं जो दरअसल जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, जो आप सुनी सुनाई बातें हैं, उनको ही फिल्म में प्रचारित किया जा रहा है। मकसद वही है, कांग्रेस को बदनाम करो, राष्ट्रीय नेताओं को बदनाम करो, और जो आरएसएस और बीजेपी का जो पूरा एक प्रचार है उसको ही फिल्म में उसका अनुवाद कर दो। इस कड़ी में 2 फिल्में सफल भी हुई हैं। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, ये हिट है, लेकिन ज़्यादातर प्रोपेगेंडा फिल्में फेल हुई हैं। और ये बीजेपी के आने के बाद ऐसी फिल्में बनना बढ़ गया है। पहले शायद ही कभी ऐसी फिल्में बनती थी जिनका मकसद समाज में दरार पैदा करना, मुसलमानों को ख़ास तौर पर विलेन की तरह पेश करना, जो संविधान के अधिकार की बात करें उन्हें अर्बन नक्सल बताना। ये दरअसल बीजेपी की जो राजनीतिक सफलता है उसे ही ऐसे फिल्मकारों ने भुनाने की कोशिश की है। ये बात इससे भी साबित होती है कि खुद विवेक अग्निहोत्री 2014 के पहले बिल्कुल अलग तरह की फिल्में बनाते थे। कैसी फिल्में थी? ये पोस्टर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। चॉकलेट, जिद, और ये फिल्म कौन सी है? हाँ, हेट स्टोरी। ज़्यादातर क्राइम थ्रिलर, खूब जम के रोमांस वगैरह वगैरह, सस्पेंस ड्रामा। हालांकि ज़्यादातर फिल्में इनकी फ्लॉप रही, लेकिन इनका जो जॉनर था वो ऐसी ही फिल्मों का था जिनके ये पोस्टर्स आपके सामने हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने ट्रैक बदला। 2016 में एक फिल्म बनाई, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था और जेएनयू कैंपस पर निशाना इस फिल्म ने एक तरह से बनाया था। हालांकि ज़्यादातर ये फिल्में फ्लॉप ही रही, लेकिन जैसे उन्होंने शुरुआत की और जहां वो पहुंचे, जो इनकी ख़ास तौर पर जो फाइल्स ट्रायोलॉजी है, कश्मीर फाइल्स, अब बंगाल फाइल्स, इसके पहले ताशकंद फाइल्स। अब ताशकंद फाइल्स में क्या है?
ये कोशिश की गई बताने की कि लाल बहादुर शास्त्री की, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी के बाद, उनकी ताशकंद में मृत्यु दरअसल एक षड्यंत्र था। लेकिन षड्यंत्र था तो क्या इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने जांच नहीं कराई? कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई होगी? उनके सबसे बड़े नेता उस समय थे। और फिर बीजेपी ने क्यों नहीं कराई? किसी ने नहीं कराई। लेकिन इनका षड्यंत्र का जो किस्सा है वो जारी है। अरे 11 साल से तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, वही करा देते जांच। लेकिन नहीं, सिर्फ संदेह की कहानी बेचनी है। वैसे उनके जो प्रेस सचिव थे, इस देश के बहुत बड़े पत्रकार कुलदीप नैयर, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर बात हुई और उन्होंने कहा यह सब झूठ है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई और ऐसा कुछ नहीं था जिसको आज प्रचारित किया जा रहा है। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी विस्तार से इसको लिखा है। सवाल उठता है कि क्या विवेक अग्निहोत्री खुद ऐसा करते हैं या फिर उन्हें कोई टास्क दिया गया है? कभी हिटलर ने भी फिल्मों का ऐसा ही इस्तेमाल किया था और आरएसएस हिटलर का प्रशंसक रहा है। ये बात तो उसके सिद्धांतकारों को पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। ये देखिए एक फिल्म, ये विहंगम दृश्य हिटलर की फिल्म का। नाजी जर्मनी में जोसेफ गोएबल्स, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसने कई फिल्में बनवाई थी। सबसे फेमस थी ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935 में। और ये जो नुरेम्बर्ग रैली हुई थी जहां हिटलर को लगभग भगवान की तरह पेश किया गया था, मिलिट्री परेड, उसके भाषण, जबरदस्त प्रोपेगेंडा, ऐसा लगा जैसे महान उद्धारक हिटलर जर्मनी को मिल गया है। और ऐसी एक नहीं, तमाम फिल्में बनी जो दरअसल यहूदियों को शैतान की तरह पेश करती थी और आर्यन नस्ल को सुपीरियर बताती थी। हिटलर ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कायदे से किया था। उसने कहा भी था कि कलात्मक तरीके से फिल्में बने ताकि लोग आसानी से उन्हें स्वीकार कर लें। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर जब हारा तब ये फिल्में बैन हैं। अब ये केवल फिल्म के विद्यार्थियों के अध्ययन के काम आती हैं, लेकिन वार्निंग के साथ। ऐसा नहीं कि अत्याचार पर फिल्में नहीं बनती या नहीं बननी चाहिए। क्या आपने शिंडलर्स लिस्ट के बारे में सुना है? ये एक मशहूर फिल्म है। इसको बनाया था इसके डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग। 1993 में रिलीज हुई ये अमेरिकन फिल्म है। एक ऐतिहासिक ड्रामा है। इसमें वही हिटलर का जो पूरा अत्याचार था वो दिखाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो होलोकॉस्ट था, जिसमें बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा गया, गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन व्यवसायी था, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिसने 1200 से अधिक यहूदियों को नाजी अत्याचारों से बचाया। शिंडलर्स लिस्ट को 1994 में बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर समेत 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले और ये 12 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। ये फिल्म नाजियों को विलेन दिखाती है, लेकिन सभी जर्मनों या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं फैलाती। ये उस शिंडलर की कहानी है जो एक जर्मन होते हुए भी यहूदियों को बचाता है, द बंगाल फाइल्स जैसे प्रोपेगेंडा से उलट। ये फिल्म किसी समुदाय को विलेन बनाकर नफरत नहीं फैलाती। ये नाजी विचारधारा की निंदा करती है, ना कि किसी धर्म या समूह की। भारत में भी न जाने कितने लोग जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों को रोकने में जान दी। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार शिरोमणि ने भी कानपुर में ऐसी ही कुर्बानी दी थी। उन्हें भुलाकर दंगे के साथ धंधा करना, किसी एक पक्ष की पीड़ा का इस्तेमाल दूसरे समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए करना, मतलब खुद दंगाई हो जाना है। कला का उद्देश्य नफरत नहीं, मानवता का प्रचार है। फिल्म भी एक कला माध्यम है। नफरत फैलाने के मकसद से फिल्म बनाने वाले इतिहास में फिल्मकार नहीं, दंगाई कहलाएंगे। भारत की जनता ने ऐसे लोगों के इरादों पर पानी फेरा है या फेर रही है। उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम करके ये एक शुभ संकेत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।